हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं। यह पेपर 19 जून को प्रस्तावित है। अभी तक 23 पेपर अपलोड कर चुके हैं। ये 24वां टेस्ट है। ये जो टेस्ट है इसमें यूनिट 7.6 जिसमें मानव शरीर संरचना 7.7, कृषि उत्पादन तकनीकी, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य प्रसंस्करण और स्वस्थ नीति एवं स्वस्थ कार्यक्रम संबंधी इसमें क्वेश्चन रहेंगे। यह जो पेपर है इंदौर कौटिल्य एकेडमी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों के क्षेत्रीय वर्गीकरण में से कौन सा युग्म सत्य है। तो एक तरफ अस्थियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी संख्या दी गई है। तो जो पहला है क्रेनियम, तो क्रेनियम कपाल की हड्डी होती है और इसकी संख्या 8 है। चेहरा है जो फेशियल बोन होती है, इसकी संख्या 14 होती है। जो कार्पल्स है यह कलाई की हड्डी है जहां हम हाथ में घड़ी पहनते हैं। तो एक हाथ में इसकी संख्या 8 है और दोनों हाथों में इसकी संख्या 16 है। तो यह राइट मैचिंग है। और जो टीबिया है यह हड्डी टीबिया एंड फेबुला घुटने के नीचे पाई जाती है पैरों में। तो दोनों पैरों में इसकी संख्या 2 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया सी, कार्पल्स या जो कलाई की हड्डी होती है उसकी संख्या 16 हो जाएगी दोनों हाथों में। नेक्स्ट है, मानव कोशिका का निर्माण कितने भागों में होता है। तो मानव कोशिका में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पहला है सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है, उसके मध्य लिक्विड कोशिका द्रव होता है या जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके मध्य में न्यूक्लियस या केंद्रक होता है जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव कोशिका में कितने भाग हैं, मुख्य रूप से 3 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशिष्ट तंत्र का प्रयोग करता है। तो मानव शरीर में कितने विशिष्ट तंत्र होते हैं। तो मानव शरीर में 10 सिस्टम होते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, इस प्रकार से टोटल 10 तंत्र होते हैं। और जो एक तंत्र है किसी मानव शरीर की एक प्रकार की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तंत्र पुरुष व महिला में भिन्न भिन्न होता है। तो इनमें से जो जनन तंत्र है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह मेल और फीमेल में अलग होता है। यदि मेल में देखा जाए तो मेल में इसके लिए वृषण होता है और फीमेल में इसके लिए अंडाशय और गर्भाशय होता है। तो जनन तंत्र ऐसा है जो महिला पुरुष में भिन्न भिन्न होता है, परंतु अन्य तंत्र हैं, जो अन्य सिस्टम है वो महिला पुरुष में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एवं उसके कार्यों से संबंधित असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो एक तरफ हार्मोन दिए गए, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो इसमें HDS ऑक्सीटोसिन है, यह गर्भाशय संकुचन को उद्दीपन करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह यूटेरस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा है इंसुलिन, तो इंसुलिन ग्लूकोज के उपयोग के लिए अनिवार्य बनाता है, बिल्कुल सही है। और इंसुलिन की कमी से मनुष्य में डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन का स्रावण है जो पैनक्रियास या अग्नाशय से होता है। दूसरा है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन का जो मुख्य यूज है वह मेटाबॉलिक रिएक्शन में होता है या फिर शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं उसमें होता है। तो यह गलत दिया है, क्योंकि यहाँ दिया है शरीर से लड़ने के लिए तैयार करता है, क्योंकि शरीर से लड़ने के लिए तो WBC होती हैं जो रक्त में होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यही इसका गलत मैचिंग हो जाएगी, यहाँ पे गलत मैचिंग ही पूछी थी। और दूसरा है कार्टिकोस्टेरॉइड, यह शरीर में तनाव और संक्रमण से बचाता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो आप याद रखेंगे ये हार्मोन है और इस तरफ उसके कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिबेलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम मुख्यतः समन्वय और पेशीय गति के लिए उत्तरदायी है। तो सेरिबेलम समन्वय और पेशीय गति के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए उत्तरदायी है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है यह गर्भाशय में संतुलन उत्पन्न करता है और इसे गर्भाशय हार्मोन भी कहा जाता है, किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार एंजाइम युक्त है, किस एंजाइम युक्त है। तो मानव लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के लेंस की फोकस दूरी खालिस्तान के द्वारा परिवर्तित होती है। तो जो आंखों की जो फोकस दूरी है, आंखों में एक मसल्स पाई जाती है, कौन सी, सिलियरी मसल्स, उसके द्वारा आंखों की फोकस दूरी का निर्धारण होता है, किसके, सिलियरी मसल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइनल ग्लैंड
को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो किस एंडोक्राइनल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है? तो मनुष्य में यूरिया है जो मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है, और इसका फिल्टर कहाँ होता है? किडनी में होता है। और जो अमोनिया है, जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड के टूटने के बाद अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला कोशिकीय अंग कौन सा है? तो जो जितनी भी कोशिका क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रण करने वाला अंग केंद्रक होता है। आपको बताया था केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो जो ब्लड ग्रुप की खोज है कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप बताए गए हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इनने जो ब्लड ग्रुप की खोज है एक रीसस नामक बंदर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में जो ब्लड फिल्ट्रेशन की क्रिया है यह किडनी में होती है, और इसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। जब किसी मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा डायलिसिस किया जाता है, जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि या कार्टिलेज का उदाहरण क्या है? तो जो उपास्थि है लचीली होती है, और यह इसका प्रमुख उदाहरण है अग्रनशिका या नोज टिप होती है। नाक का जो अग्रभाग होता है, कान का जो बाहरी भाग होता है जो लचीला होता है, वह उपास्थि का बना होता है, इसे कार्टिलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? तो इसका रक्तदाब 120 सिस्टोल होता है और 80 डायस्टोल होता है। 120 सिस्टोल में निलय का संकुचन होता है और 80 डायस्टोल में निलय का शिथिलन होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो लीवर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो हेपेटिक कोशिका है या हेपेटिक सेल है, और यह पित्तरस या बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क या किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जो किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन, जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और ब्लड से जो यूरिया को सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जो श्वसन दर है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसके पश्चिम भाग में मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा है जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि हृदय की धड़कन, श्वसन करना, कभी वॉमिटिंग आना, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। तो श्वसन दर को कौन नियंत्रित करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मस्तिष्क के पश्चिम भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई एल्ब्यूलाई या कूपिका है। क्या? एल्ब्यूलाई या कूपिका है। यह क्या होता है कि जो मनुष्य का जो फेफड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों के एक्सचेंज को संभव बनाते हैं। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कौन? कूपिका, या इसे इंग्लिश में एल्ब्यूलाई कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक व लैंगिक वृद्धि किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो शारीरिक, मानसिक व लैंगिक वृद्धि के लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा फिर वृद्धि हार्मोन। दोनों हार्मोन संयुक्त रूप से मनुष्य में शारीरिक, मानसिक व लैंगिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा है लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनालिन को कहते हैं, और यह हार्मोन है अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है। अधिवक्र ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। आपको पता होगा किडनी है जो सेम के बीज के आकार की होती है, और उसके ऊपर जो कैप जैसी एक संरचना होती है वो अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं, और इसी से एड्रेनालिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहते हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की सांसें बढ़ जाती हैं, श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के निर्माण की क्रिया को कहते हैं? तो आरबीसी की निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और आपको पता होगा जो आरबीसी है या रेड ब्लड कार्पस्कल है या लाल रक्त कणिकाएं हैं, इसका निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है, और इसके निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरेन है, बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। और यह टीबी या जो क्षय रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए यह टीका लगाया जाता है। कौन सा? बैसिलस कालमेट ग्यूरेन या BCG टीका किसके? क्षय रोग या टीबी के रोकथाम के लिए यह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की स्थापना कब की गई? तो WHO 7 अप्रैल 1948 को की गई WHO की स्थापना, और इसके जो अभी चीफ हैं एड्रोस एधानोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति गंभीर व कुपोषित बच्चों के लिए 12 दिवसीय स्नेह शिविर का आयोजन किस योजना के द्वारा किया गया? तो अति गंभीर एवं कुपोषित बच्चों के लिए जो 12 दिवसीय स्नेह शिविर का आयोजन यह सुपोषण के नाम से किया गया। यह 2014 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। जिन बच्चों के लिए पोषण शिविर में भर्ती नहीं कराया जा सकता उनके लिए 12 दिन का यह एक स्नेह सुपोषण शिविर का आयोजन किया जाता है। और इस जो शिविर में बच्चों को न्यूट्रिशन युक्त भोजन दिया जाता है ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के समग्र विकास व सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो इसके लिए सबला योजना लागू करी गई थी। इसका नाम राजीव गांधी किशोरी बालिका योजना भी था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं जो 11 से 18 वर्ष की हैं उनके लिए संपूर्ण पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और इसका प्रारंभ है नवंबर 2010 से प्रारंभ किया गया था। इस योजना का कब से? नवंबर 2010 से यह योजना प्रारंभ करी गई थी, सबला योजना। क्वेश्चन है NNM का पूरा नाम क्या है? तो NNM का पूरा नाम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है या राष्ट्रीय पोषण मिशन है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्ट्रीमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की प्राप्ति कॉड लीवर ऑयल से और सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से ही महिलाओं में एनीमिया रोग हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है लंग्स से ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग है जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा होता है और यह एक परजीवी है। तो यह किस वैज्ञानिक ने बताया? तो यह सर रोनाल्ड ने बताया कि मलेरिया है एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को पूरे देश में कब लागू किया गया? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया, और इस योजना के तहत जो प्रथम गर्भवती महिला है उसको 5,000 की राशि प्रदान की जाती है ताकि गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष का पूरा नाम क्या है? तो आयुष मिशन है इसका पूरा नाम आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथिक है इसका पूरा नाम, और इंग्लिश में इसे आयुष कहा जाता है AYUSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? तो जो सॉइल इरोजन होता है उसका प्रमुख कारण है वनों का विनाश, क्योंकि वनों के विनाश के कारण ही मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूमि संरक्षण के उपाय हैं। तो भूमि संरक्षण के लिए वनों की कटाई को रोकना यह भी आवश्यक है, बांध बनाना यह भी आवश्यक है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना यह भी आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है और रिएक्टर स्केल में कुल 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी क्या है? तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है और सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है। अभी तक के इतिहास में 2004 में हिंद महासागर में सबसे विशाल सुनामी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र में विषैली गैस का रिसाव हुआ। तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोकल्चर एक विशिष्ट उदाहरण है। तो मोनोकल्चर किसका लक्षण है? तो मोनोकल्चर का मतलब होता है किसी भी एक स्थान पर
वर्ष में केवल एक फसल उगाई जाए तो उसे मोनोकल्चर कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि का उदाहरण है? तो मिश्रित कृषि का उदाहरण है जब पशुपालन और फसल उत्पादन या शस्य उत्पादन एक साथ किया जाता है तो इसे मिक्स क्रॉप या मिश्रित कृषि कहा जाता है। कब? जब पशुपालन और शस्य उत्पादन या फसल उत्पादन को एक साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित कृषि में क्या सन्निहित है? तो ग्रीन फार्मिंग में जब समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इसमें होता है। किसमें? हरित कृषि में क्या होता है? समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन होता है हरित कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा, सिंधु, गंगा एक किसकी प्रजाति है? तो जो पूसा, सिंधु और गंगा यह एक गेहूं की अच्छी क्वालिटी की एक किस्म है। किसकी? गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। यहाँ पे फसल का नाम दिया गया है और यहाँ पे बीमारी का नाम दिया गया है। तो गन्ना में रेड रोट रोग होता है, धान में खैरा का रोग होता है, अरहर में झुलसा लेट ब्लाइट का रोग होता है और आलू में उकठा विल्ट रोग होता है। तो गन्ने में रेड रोट रोग होता है, धान में खैरा का रोग होता है, अरहर में झुलसा लेट ब्लाइट का रोग होता है और आलू में उकठा विल्ट का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंस्करण हेतु कौन सी अच्छी किस्म है? तो आलू की सबसे अच्छी किस्म पूछी गई है। तो आलू की जो सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चैप्सोना। कौन सी? कुफरी चैप्सोना, जो चिप्स आदि के लिए प्रयोग होती है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग, इसमें पशुओं का प्रजनन होता है जिसमें किसी एक स्थान पर या एक खेत में यहीं पे पशुओं का चारा, यहीं पे पशुपालन संबंधी सारी गतिविधियां एक स्थान पर होती हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित कृषि प्रणाली का उदाहरण है। तो एकीकृत कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड कृषि का उदाहरण क्या है? तो इसके अंतर्गत पशुपालन किया जाता है, कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है, बागवानी की जाती है, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन आदि किया जाता है। तो इसके अंतर्गत एकीकृत कृषि या संगठित कृषि के अंतर्गत ये तीनों आएंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है कृषकों की आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें कपास, जूट, सन ये सभी फाइब्रस क्रॉप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करना है। तो एपीकल्चर है, यह मधुमक्खी पालन होता है जिससे शहद उत्पादन होता है। सेरीकल्चर से रेशम उत्पादन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिया और रोबस्टा किसकी किस्म है? तो अरेबिया और रोबस्टा यह सबसे उत्तम किस्म है कॉफ़ी की, कॉफ़ी के बीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान रोपण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बागान रोपण उद्यान और कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो जो बायोडीजल बनाया जाता है उसमें रतनजोत या इसे जेट्रोफा भी कहते हैं, रतनजोत या जेट्रोफा के द्वारा बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है। तो स्थानांतरण कृषि सामान्यतः वनों में होती है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि भी कहते हैं, जिसमें जनजातियों द्वारा वनों को जलाकर उसकी राख में खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है। तो इसे जीविकोपार्जी कृषि कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषक है अतिरिक्त आय नहीं कर पाता, केवल अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो अफीम है, अफीम फल से प्राप्त होता है, अफीम के पौधे के फल से प्राप्त होता है। हींग है, पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। रबड़ है, रबड़ वृक्ष के तने से प्राप्त होती है और कोनेन है, वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो जो अफीम है, अफीम फल से प्राप्त होता है। हींग है, पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। रबड़ है, पौधे के तने से प्राप्त होता है और कोनेन है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी की अस्थियों के जोड़ हैं।
तो मानव खोपड़ी की जो अस्थियों के जोड़ हैं उन्हें अचल कहा जाता है, क्योंकि यह एक स्थान पर फिक्स रहते हैं और यह मूवमेंट नहीं करते और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो मानव खोपड़ी की अस्थियों के जोड़ क्या कहलाते हैं? अचल कहलाते हैं और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का अक्षीय कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, परंतु अक्षीय कंकाल में केवल 80 बोन होती हैं या फिर 80 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करने वाली परत कौन सी है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के लिए मेनिंजस सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक खोलनुमा संरचना होती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे सुषुम्ना द्रव कहते हैं और यह बाहरी आघात और चोट से मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक सिंचाई कहाँ प्रसिद्ध है? तो टैंक सिंचाई दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। यह आपको पता होगा तालाब से सिंचाई है जो सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है और इन्हीं तालाबों से टैंकों में पानी भर के सिंचाई की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठार या दक्षिणी भारत में टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है जो दर्द निवारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने या कलरलेस करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनिमल चारकोल का, जिसमें पशुओं की हड्डियों को पीसकर इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि जो चीनी है उसको कलरलेस बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान उपयोग होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल। जब दूध से दही बनता है तो उसमें जो लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसमें आप याद रखेंगे लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है और किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए अमरूद सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें सबसे अधिक पेक्टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को पोषण हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे इसमें पूछा गया है पौधों को बृहद पोषकों की प्राप्ति जल से होती है। यह गलत है क्योंकि जल से तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, परंतु मृदा से सारे खनिज लवणों की प्राप्ति होती है, तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, पोषण के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं, तो यह सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधि जिनके द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादकों का मूल्यवर्धन किया जाता है। तो प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाता है तो इसको खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं या फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। और फूड प्रोसेसिंग का उद्देश्य ही है कि मूल्यवर्धन किया जा सके और जो कृषि प्रोडक्ट है उसकी आयु को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जो पाश्चुरीकरण है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों या द्रव्यों को एक निश्चित तापमान तक गर्म कर दिया जाता है, फिर सडनली उसे ठंडा कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर उपस्थित जो बैक्टीरिया है वह डीएक्टिवेट हो जाए और पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पाश्चर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के किस प्रकार के माध्यम से कृषि एवं पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है? मतलब फूड प्रोसेसिंग की किस स्टेज में जो प्रोडक्ट हैं उनको रेडी टू ईट बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तृतीय प्रसंस्करण में, क्योंकि जो प्रथम प्रसंस्करण होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि गेहूं है तो गेहूं से मिट्टी भूसे को अलग करके गेहूं की ग्रेडिंग कर दी जाती है। फिर दूसरी स्थिति में द्वितीय प्रसंस्करण में गेहूं को पीसकर आटा या मैदा बना दिया जाता है और तृतीय प्रसंस्करण में उस मैदे को गलाकर बिस्किट या ब्रेड बना दी जाती है जिसे हम तुरंत भी खा सकते हैं, अर्थात रेडी टू ईट हो जाता है। किस प्रोसेस में? तृतीय प्रसंस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हिमीकरण
या जो ड्राई फ्रीजिंग होती है, ड्राई फ्रीजिंग प्रोसेस में शुष्क हिमीकरण प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को किसके माध्यम से तीव्र वेग से वाष्पित किया जाता है? तो इसमें तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, किसमें? ड्राई फ्रीजिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट है। यह टमाटो के केचप में प्रयोग किया जाता है ताकि टमाटो केचप को प्रिजर्व किया जा सके और यह कई महीनों तक खराब ना हो। और यदि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग एक निश्चित मात्रा से अधिक किया जाता है तो इससे मनुष्य में कैंसर की बीमारी होने की आशंका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं? तो पोटेशियम जो मेटाबाइसल्फेट है इसका प्रयोग जो फलों और सब्जियों को इसमें डुबो दिया जाता है और इसको एक ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है अंधेरे में, ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। तो इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं सभी गलत हैं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान है यह मैसूर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? तो जो फूड प्रोसेसिंग के फादर हैं यह निकोलस एपर्ड को माना जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो डिब्बा बंद फूड है उसको प्रिजर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? तो सेब के फल में जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसायनिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनकारी प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो यह सीवेज है, क्योंकि सीवेज है इसको जंतुओं द्वारा या माइक्रोब्स द्वारा पूर्णतः अपघटित कर दिया जाता है। बाकी जो अन्य ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, एस्बेस्टस, यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है मुख्य रूप से? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाई जाती है और साथ में निकोटीन भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो कार्यक्रम है यह केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया। कब? जनवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो इसमें से बैक फिल्टर है, यह वायु प्रदूषण के लिए रोकथाम विधि है। एक साइक्लोन कलेक्टर है, यह भी वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए है। साइक्लोन सेपरेटर है, यह भी वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए है। परंतु जो साइक्लोन डिवाइडर है इसका संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सी विधि नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर। बाकी बैक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर यह सभी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोग आते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो जो एसिड रेन है किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, जब जल से क्रिया करके यह नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह भी जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो यह सभी अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक कौन सा होता है? तो यह चमड़ा उद्योग होता है, यह सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा? चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने योग्य जल में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा भारत में बहुत सारे जो कुएं हैं खुले होते हैं। इसमें जो सबसे अधिक प्रदूषक पाए जाते हैं, सबसे अधिक आर्सेनिक, फिर फ्लोराइड, फिर यूरेनियम, जो 3 तत्व हैं सर्वाधिक पाए जाते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो जो फसल चक्र होता है या क्रॉप रोटेशन होता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। मृदा की उर्वरता संरक्षित होती है, यह भी बिल्कुल सही है। मृदा कटाव कम होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही। उपर्युक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट दिए गए हैं और यहाँ पे उनका इफेक्ट दिया गया है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह लीवर, किडनी और हार्ट को डैमेज करता है, यह बिल्कुल सही है।
नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं यह कैंसर क्रिएट करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। धूल के कण हैं तो यह श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। सीसा है यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, कौन? सीसा, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 जो सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर का प्रयोग है जो अवशिष्ट निपटान की एक विधि है जिसमें कूड़ा करकट को एक मशीन में डालकर जला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है 1974 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन वर्ष 1985 में किया गया। कब? वर्ष 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? तो इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यह भी वायु प्रदूषक है, परंतु जो हाइड्रोकार्बन है यह वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन एक वायु प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सी ऑप्शन है, RDX एक विस्फोटक है, यही कथन सही है। बाकी जो अन्य कथन है जैसे कि DDT एक रोगाणुनाशक है, यह गलत है। TNT एक कीटनाशक है, यह भी गलत है। और LSD एक विषाणुनाशक है, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, RDX एक विस्फोटक है, यही बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के बाद जो नवीन जो स्वास्थ्य नीति आई थी वह वर्ष 2017 को आई थी। इसे कब पारित किया गया? तो इसे 15 मार्च 2017 को पारित किया गया। कब? 15 मार्च 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत वर्ष 2025 तक जो मनुष्य की औसत जीवन प्रत्याशा है वह 67.5 या 67.5 वर्ष से बढ़कर कितने वर्ष का लक्ष्य है? तो इसमें 70 वर्ष हो गई है, मतलब मनुष्य की जो औसत जीवन प्रत्याशा है 2025 तक 70 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो जननी सुरक्षा योजना को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो जननी सुरक्षा योजना को 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया और इस योजना के अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं आती हैं उनको संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रारंभ किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये संस्थागत प्रसव के रूप में और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 1400 रुपये इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का आरंभ कब से हुआ? तो वंदे मातरम योजना का जो प्रारंभ है यह 9 फरवरी 2004 से प्रारंभ हुआ। कब? 9 फरवरी 2004 से। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं प्रसव के बाद भी और गर्भ के दौरान भी निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में फ्री लीगल मेडिकल सर्विस प्राप्त कर सकती हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं आती हैं। तो इसका प्रारंभ 9 फरवरी 2004 से हुआ था। किसका? वंदे मातरम योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ, जिसका फुल फॉर्म मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है, माँ जो कार्यक्रम है यह 5 अगस्त 2015 को शुरू हुआ। तो यहाँ पे 5 अगस्त यह 2016 को प्रारंभ हुआ था। कब? 5 अगस्त 2016 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो यही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह एक राष्ट्रीय अध्यायी कार्यक्रम है, तो बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देना है, तो यह भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त जो सभी कथन है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार लक्ष्य 90:90 किस रोग के प्रसार से संबंधित है? तो यह HIV या एड्स से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, लक्ष्य रखा गया था कि 90% लोगों की पहचान की जा सके कि कौन एड्स से पीड़ित है और 90% लोगों को कम से कम इसमें रोग का उपचार दिया जाए और 90% लोगों को इससे सुरक्षा प्रदान की जा सके या अर्थात पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सके। तो यह टारगेट रखा गया था। तो 90:90 जो एक कार्यक्रम है किससे संबंधित है? HIV या एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में टीबी के संपूर्ण उन्मूलन के लिए किस वर्ष तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत
शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के विषय में असत्य कथन का चुनाव करें। तो लोक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया, तो यह बिल्कुल सही है। 2 बेड प्रति 1000 जनसंख्या पर उपलब्ध होंगे, मतलब 1000 जनसंख्या पर अस्पताल में 2 बेड होंगे, तो यह भी बिल्कुल सही है। आयुष चिकित्सा पद्धति का विस्तार किया जाएगा, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है यह 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने इससे पहले जो 23 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं टेस्ट सीरीज से संबंधित, यदि आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं टेस्ट सीरीज बाय आपका एग्जाम। थैंक यू।